नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप कहेंगे फॉरेन पॉलिसी। जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं, पिछले काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके न्यूज में, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ काफी ज्यादा आप फ्लोट होते हुए देख सकते हैं। जैसे यमन के ऊपर अमेरिका का हमला, है ना। अमेरिका ने अभी हाल ही में यमन के ऊपर 4-5 ठिकानों पर जो है हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर आक्रमण किया है एरियल मिसाइल्स के द्वारा। उसके साथ साथ आप इसराइल और हमास के युद्ध के बारे में पहले मुझसे पढ़ ही चुके हैं। उसमें काफी कुछ आपने इंपॉर्टेंट अपडेट्स लिए होंगे। अब उतना रेलेवेंट नहीं रह गया वो मुद्दा, तो इसलिए उस टॉपिक को वहीं पर छोड़ दिया गया है। जब कभी उसका समापन हो जाएगा तो फिर एक बार उसका अपडेट आपके सामने पहुंच जाएगा। ठीक ऐसे ही मालदीव्स के पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, मालदीव के नए जो प्रधानमंत्री बने वहां के मोहम्मद मुइजू, जिनका झुकाव या इंक्लिनेशन आप कहें वो चाइना के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, जिसको विरोध के चलते लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव के टक्कर में जो है डेवलप करने का भारत सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और तमाम प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फर्म्स जो हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने जा रहे हैं। अब डिस्कस क्या करना है हमें, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा फोटो शूट कराया जिसकी वजह से मालदीव पे असर पड़ गया, उसकी इकोनॉमी पे असर पड़ गया। ये तो खैर न्यूज के लिए चीजें हैं, आप अपडेट रहिए, जानते रहिए इन न्यूज के बारे में, ठीक है। यूपीएससी और आरओ और पीसीएस जो कि आने वाले 2 एग्जाम्स हैं, 3 एग्जाम्स हैं बेसिकली, उनमें पूछना कहाँ से होता है ये आप सभी को पता होगा। अगर आप पुराने खिलाड़ी होंगे इस तैयारी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता होगा कि इसके पीछे क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज क्या है, जो विदेश के नियम कानून है, पॉलिसीज जो बनाई गई हैं कि भारत का व्यवहार अदर कंट्रीज के साथ किस प्रकार से रहेगा, उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ किस प्रकार से रहेगा, ये समय के साथ इवॉल्व हुई थ्योरी है ना। फॉरेन पॉलिसी ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब आप पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज संविधान में दी नहीं गई है, लेकिन समय के साथ इवॉल्व हुई वो थ्योरी है केशवानंदा भारती के केस से। और आगे जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई लोगों की, जैसे जैसे मूलभूत जरूरतें लोगों की बढ़ने लगी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर जैसे एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट रखा कि आप संविधान में कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि मूलभूत संरचना को आप नहीं बदल सकते। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर हम सभी को पता है, एक बहुत कॉमन उदाहरण दिया जाता है ना, कि शर्ट में बटन अगर ना हो तो वो शर्ट कैसी। तो वो जो बटन होती है ना, वही बेसिक स्ट्रक्चर का काम करती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की, ये भी समय पे इवॉल्व हुई एक थ्योरी है, जो बताती है कि भारत का व्यवहार, भारत के रिलेशंस अपने नेबरिंग कंट्रीज से और साथ ही साथ बाहर के यूएस, अमेरिका, मतलब अमेरिका हो गया, बाकी अदर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनसे किस प्रकार से रहेगा, वो कैसे फॉरेन डिप्लोमेसी काम करेगी, उसके बारे में कई सारी थ्योरीज के बारे में बताया गया है। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में जानने की। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं हमारे फॉरेन पॉलिसीज के बारे में। जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे पास 9 प्रकार के इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताए गए हैं। सिद्धांत हम सभी को पता है, बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं उनको हम सिद्धांत कहते हैं। इन सिद्धांतों में ये कोड के माध्यम से आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए इसको इलेबोरेट कर दे रहा हूं। पीसीआर यानी कि वर्ल्ड पीस, पी से वर्ल्ड पीस, विश्व शांति की संकल्पना हम लेके चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे G20 में आपने देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम, यानी वर्ल्ड इज वर्ल्ड इज अ फैमिली, यानी पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, और रहने वाले हर जो उसमें मनुष्य हैं या मानव जो भी हैं, वो सभी क्या है, आपस में भाई बहन का संबंध रखते हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे अगले अपने भाई बहन पर उसका उल्टा असर पड़े या उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो वर्ल्ड पीस की एक संकल्पना हो गई 9 में से। उसके बाद एंटी कोलोनियलिज्म, यानी किसी देश को अपना गुलाम बनाकर नहीं रखना है। एंटी रेशियलिज्म, यानी नस्ल भेद नहीं करना है हमें। उसके बाद ए से यहां पर हो जाएगा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को हमें मानना है,
ये भारत इसका जनक भी है। नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी कैसे भारत ने खुद ही प्रोड्यूस की थी और काफी ज्यादा देश इससे प्रभावित हुए थे, एशियन कंट्रीज, जिसमें इन्होंने इंडिया की मदद भी की थी फाउंडिंग के लिए, मतलब इसको स्थापित करने के लिए, और साथ ही साथ कई देशों ने इसे फॉलो भी किया है। तो आपका ये हो गया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। उसके बाद आपके पास आती है पी। पी का मतलब होता है यहाँ पर पंचशील का सिद्धांत। हम सभी पढ़ेंगे अभी आगे चल के कि पंचशील का सिद्धांत किस प्रकार से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में बहुत अहम रोल अदा करता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद एफ्रो एशियन बायस, यानी एशिया का संबंध अफ्रीका से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से किस प्रकार से बेहतर हो सके, उसके लिए। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर आता है सी, यूएन, डिस। सी का मतलब आपका हो जाएगा लिंक्स बिटवीन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, यानी जब हम सभी को पता है कि भारत आजाद हुआ, फिर भी उस समय भी भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को स्वीकार किया था, है ना। एक तरह से ब्रिटिश सुप्रीमेसी को उस टाइम भी होल्ड करके रखा। ये बहुत लेट में 10-15 साल बाद जाके धीरे धीरे समय के साथ खत्म हुआ, लेकिन फिर भी उनके साथ संबंध अच्छे रहे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के साथ संबंध अच्छे रहे। इसके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स भी आप देख सकते हैं कई प्रकार से, उसमें कई सारे गेम्स का आयोजन होता है, कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स होता है, ठीक है। यूएन का है यहाँ पर सपोर्ट टू यूएन। जैसे हम सभी को पता है सोमालिया हो गया, अफ्रीका के कई नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में यूएन के माध्यम से जो वहां पीस कीपिंग मिशन भेजे जाते हैं, उसमें एक मेजर सेगमेंट इंडियन आर्मी के भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं यूएन के, और अन्य जो फाइनेंशियल हेल्प होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, वो सारा यूएन को, इंडिया भी उसमें एक मेजर प्रोवाइडर होगा, मेजर जो है असिस्टर होगा। तो इस तरह से आप सपोर्ट भी करेंगे यूएन को, और साथ ही साथ डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को भी अपनाएंगे, ठीक है। इस पर हालांकि विवाद चल रहा है, क्योंकि हमको पता है एनपीटी और सीटीबीटी, है ना, ये दो ऐसी क्या कह सकते हैं, दो ऐसी पॉलिसीज बनी थी, एग्रीमेंट्स हुए थे, जिन पर इंडिया ने आज तक हस्ताक्षर नहीं किया था। इसके लिए इंडिया का काफी ज्यादा विरोध भी इंटरनेशनल लेवल पे यूएस और अमेरिका के द्वारा किया गया था, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा किया गया था। इसके बारे में अभी हम सारा बारी बारी से देखेंगे। तो ये हो गई कुछ आपकी 9 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, यानी नैतिक सिद्धांत ये हैं जिन पर आपका भारत, मेरा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत जो है, वो बाकियों के साथ अपने संबंध को रखता है। जो मैंने बताया आप उसे नोट भी कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने कोड के माध्यम से लिखा है, क्योंकि हर चीज को लिखना संभव नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल के बारे में। अब हम बारी बारी से एक एक चीज को एनालिसिस करेंगे, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट की ट्रीटी हो, चाहे वो पंचशील की हो, या फिर लेट 90s में चल के गुजरात डॉक्ट्रिन हो, या फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हो, जो न्यूक्लियर पद्धति हम फॉलो करते हैं, है ना। उन सभी के बारे में बारी बारी से देखेंगे, मिस मत करिएगा, क्योंकि आप शायद भूल जाएंगे कि जब मालदीव्स या यमन का कोई भी अगर सवाल आता है, तो उसमें आपसे फॉरेन पॉलिसीज के कुछ छुपे हुए तथ्य पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए बारी बारी से इन्हें देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बारी बारी से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अपने, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी आती है, वो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है अभी हम समझेंगे, और उसके बाद है पंचशील। इसके बाद के जो है वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल आप ये जानिए, नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है, वो 1961 में, 1961 में प्रधानमंत्री, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री हम सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उनके प्रयासों से, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें सहयोग के तौर पे उस टाइम के अब्दुल नजीर जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे इजिप्ट के, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नजीर हुआ करते थे, और साथ में जो है यूगोस्लाविया के टीटो नाम के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुआ करते थे, राष्ट्र प्रमुख हुआ करते थे। इन तीन लोगों के प्रयास से इंडिया, उसके बाद फिर यूगोस्लाविया, और फिर आता है आपका इजिप्ट, ये तीन कंट्रीज के प्रयास से, मदद से जो है फाउंड होता है नॉन अलाइनमेंट की ट्रीटी या नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को जनरेट किया जाता है, इवॉल्व किया जाता है। ओरिजिनेटर ये तीनों रहते हैं उस टाइम पे। 1961 ये वही दौर था जब किसी को पता नहीं था कि 1962 यानी अगले ही साल जो है चाइना जो है वो इंडिया पर आक्रमण करेगा,
और उसमें हमें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, बहुत ही, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। अभी हमें आजाद हुए ही मुश्किल से 13-14 साल हुए थे, और उस समय तक हमारी आर्मी तो तैयार थी। आर्मी का जज्बा शुरुआत से, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी के समय पे जब आर्मी की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में, उस दौरान से ही हमारी आर्मी का जज्बा हमेशा से बुलंद हुआ करता था। लेकिन हम सभी को पता है कि पैसा, रिसोर्सेज, ये बहुत ही मायने रखते हैं, और खास करके जब आप ऐसे टफ टेराइन पे आक्रमण या झेलने वाले हों, टफ टेराइन पे आपका कॉन्फ्लिक्ट होना हो, तो वहां पर रिसोर्सेज काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और चूंकि उस टाइम पे सर्द का भी सीजन था, जिसका असर हमारे तमाम नॉर्थ इंडियन सैनिकों ने झेला, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें हार एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। तो 1961 में नॉन अलाइनमेंट की ट्रीटी जो है वो देखने को मिलती है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? हम अपना जो फॉरेन रिलेशन है, यानी जो विदेशी संबंध है हमारे अदर कंट्रीज से, ठीक है, आज के समय में 195 जो है आपके यूएन में रजिस्टर्ड, ठीक है, कंट्रीज हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे इंटरनेशनली कितने कंट्रीज हैं, वैसे तो 250 से ज्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन यूएन में रजिस्टर्ड जो कंट्रीज होती हैं उन्हीं को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो 195 हैं, और लेटेस्ट जो आपका ज्वाइन किया हुआ कंट्री है वो है साउथ सुडान। नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है, सुडान से अलग होकर साउथ सुडान बना है, तो उसको आप जानेंगे। इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशन रखेंगे, यानी एकदम आजाद तरीके से हम अपने फॉरेन संबंध रखेंगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, 2 साल अब तो होने जा रहा है, यूक्रेन का जो यूक्रेन पर जो रशिया का हमला हुआ, है ना, अमेरिका ने सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि रशिया को हराया कैसे जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन का अगर देखें हम, तो साइड कहीं ना कहीं अमेरिका ले रहा था। और अमेरिका ने यूक्रेन का साइड लेते हुए सभी देशों पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि रशिया से कोई तेल नहीं लेगा, रशिया से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। इवन अगर तेल लेगा भी तो उसका एक बैरियर लगा दिया कि 60 बैरल से ज्यादा अगर वो दे रहा है तो नहीं लेना है आपको। हालांकि अमेरिका जैसा चालाक लोमड़ी आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा, देख लीजिए उसका उदाहरण। उसने पिछले साल के अक्टूबर सितंबर से ही अपने यहाँ तो तेल खरीदना शुरू कर दिया था, लेकिन बाकियों पर यह प्रतिबंध लगा कर रखा था, जिसका खामियाजा अदर जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, वो दंड छात्र अपना, वो कहीं ना कहीं उसकी शिकस्त झेल नहीं पाया और इमरान खान जेल में चले गए। मतलब कई देशों में तख्ता पलट की नौबत आ चुकी थी। और रशिया जो है उस समय भी इंडिया से व्यापार कर रहा था। इंडिया जो नेट इंपोर्टर हुआ करता था क्रूड ऑयल का, वो उस दौरान जब ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उस दौरान जो है इंडिया ने अपना ट्रेड बंद नहीं किया, अमेरिका के दबाव के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशनशिप है। हम अपना फैसला फॉरेन अफेयर्स में खुलेआम लेते हैं और डंके की चोट पर लेते हैं। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक जो हैं, वो प्रायोरिटी हैं। और हमें पता था कि हम इससे पैसा कमा सकते हैं, कि रशिया से सस्ते दाम पे लेके और यूरोप में हम सप्लाई कर रहे थे। अब आप सोचिए कि सऊदी अरेबिया जो दुनिया को तेल देता है, उससे भी आगे हम निकल चुके थे पिछले 2 सालों में तेल बेचने के मामले में यूरोप को। तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम रखेंगे, साथ ही साथ कोई भी मिलिट्री संबंध नहीं रखेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा जैसे नेटो एलाइज है, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, इसके माध्यम से क्या होता है कि अमेरिका और साथ में नेटो के जितने भी कंट्रीज हैं उन पर कहीं भी आक्रमण होगा तो ये माना जाएगा कि अमेरिका पर हमला हुआ है या उन पूरे देशों पर हमला हुआ है, तो वो सभी आक्रमण कर देंगे उस पर। तो हमारा कोई भी ऐसा संबंध किसी और के साथ नहीं होगा। इस चीज को काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया, स्पेशली इंडोनेशिया, बर्मा, इन जगहों पर नॉन अलाइनमेंट की ट्रीटी जो थी वो काफी प्रचलित हुई, और आज भी वो लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी हमारी या फिर पॉलिसी जनरेट हुई वो थी पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत जो है डेवलप होता है 1954 में। 1954 की बात है। उस दौरान यहाँ के प्रधानमंत्री हम सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ आपके चाइना के जो प्रीमियर उस टाइम पे हुआ करते थे, वहां पर प्रीमियर बोला जाता है ना। तो उस टाइम पे जो प्रीमियर हुआ करते थे उनका नाम था चाउ एन लाई। चाउ एन लाई, वो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको आप कहते हैं पंचशील का सिद्धांत। हो सकता है आपसे एग्जाम में मेंस के पर्सपेक्टिव में पूछा जा सके, तो उसके लिए आप इस कोड को जरूर याद रखिएगा, माइक्रा।
हम सभी को पता है, माइक्रो फाइनेंस आज तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो माइक्रा माइक्रा में इस तरह से आप याद रखेंगे, एम का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फायदा हो ऐसा काम करेंगे। आई से आप याद रखेंगे नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हम रखेंगे, किसी एक के दूसरे के राजनीतिक मैटर्स में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे या फिर सॉवरेनिटी पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। सी का मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम लोग रहेंगे। आर का रिस्पेक्ट, यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम देंगे एक दूसरे के फॉरेन पॉलिसीज को, एक दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन को हम रिस्पेक्ट करेंगे। और ए का मतलब होता है नॉन एग्रेशन, यानी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, एक तरह से शांति विराम या युद्ध विराम जो है लगाया गया कि कोई भी टेरिटोरियल विवाद जो भी है वो उसको बैठ के हम निपटाएंगे, ना कि आर्मी के जरिए हम निपटाएंगे। हालांकि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है अपने बहुत ही प्रिय पड़ोसी हैं, ऐसे प्रिय पड़ोसी हैं कि हर महीने ये याद दिलाते रहते हैं कि भाई साहब हम बगल में हैं, है ना। तो भिखमंगों की तरह जो है इनकी ये रहती है कि हमारा ये चीज आपके पास है दे दीजिए, हालांकि होता नहीं है। जैसे चाइना की जो पॉलिसी है, तिब्बत तो उसने पूरा आक्रमण करके ले ही लिया, तिब्बत तो अपने में हथिया ही लिया। हमारा भी कुछ हिस्सा जो है, हमारे सिर का ताज जो है, आपका अक्साई चीन वाला क्षेत्र जो है, उसको तो इसने ले ही लिया, हालांकि ये काफी गड़बड़ बन गया। आप ये जानिए कि जो हेड है इंडिया के नक्शे का, जहां पर डीबीडीएसबी करके एक रोड का निर्माण आपने देखा होगा, दौलत बेग ओल्डी करके एक रोड बन रही थी बीआरओ के द्वारा, जिस पर अभी हाल ही में साल 2 साल पहले लगभग 20 से 22 हमारे सैनिक मारे गए और चाइना वालों के लगभग 40-45 सैनिक मारे गए थे उस दौरान। तो वहां पर जो है आपके आक्रमण, और फिर आपके अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में और तिब्बत वाले क्षेत्र में उत्तराखंड के पास नेपाल में इंटरफेरेंस इनका देखा ही जा सकता है। तो चाइना किसी प्रकार से इस पॉलिसी का फॉलो अप नहीं करता है, हालांकि हम तो इसे करते हैं क्योंकि हमने इसकी धारणा रखी थी, क्योंकि आप नाम से ही देख सकते हैं, पंचशील इसका नाम था। आइए अब हम दूसरी पॉलिसीज को भी देख लेते हैं। आइए इस क्रम में हम जो अगला अपना पॉलिसी है उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन उस पर डिस्कस करने के पहले एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, यूएनए प्लेटफॉर्म के बारे में। यूएनओ प्लेटफॉर्म, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लेटफॉर्म है अपना इंटरनेशनल लेवल पे, उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, या फिर इन इंडियन जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, आईएफपी हैं, इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि हम कोलोनियलिज्म यानी गुलामी प्रथा के साफ विरोध में रहते हैं हमेशा, क्योंकि हम खुद जो है 800 सालों का इतिहास अपना देखें अगर, तो हम कहीं ना कहीं 800 सालों से किसी न किसी जबरिया शासक के अंतर्गत रहे हैं, गुलाम रहे हैं। उस चीज को, उस मानसिकता से निकलने के लिए हम आज भी कोलोनियलिज्म का विरोध करते हैं, जैसा कि मैंने आपको 9 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में दूसरे नंबर पे बताया था। ठीक है, तो यूएनओ का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि, समय ज्यादा नहीं है, कम से कम मैं निपटाऊंगा, ताकि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इनका विरोध कर सकें। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना यूएन के माध्यम से, जहां पर आप रख के पूरी दुनिया को अपनी बात बता सकते हैं। तो हम टेररिज्म पे कंट्रोल कर सकें, उसके बाद फिर कोलोनियलिज्म का विरोध कर सकें, है ना। और कुछ जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे कि चाइना, जापान, रशिया, यूएसए, है ना, उनके साथ, जिनको आप P5 कंट्रीज भी कहते हैं, यानी पावरफुल 5 कंट्रीज में नाम आता है इनका, उनके साथ मिलजुल कर काम कर सकें। ठीक, तो यूएनओ का इस्तेमाल हम इसलिए करते आए हैं। 1953 की बात है, विजय लक्ष्मी पंडित जी पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की चेयरमैन बनी थी। ये एक फैक्ट के रूप में आप याद रख सकते हैं। अगली चीज क्या है, एनपीटी और सीटीबीटी। बहुत बार आपने न्यूज में नाम सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं, एनपीटी जो है 1968 की एक पॉलिसी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत ये होता है, एनपीटी का मतलब ये है कि जब किसी देश ने मान लीजिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके और कोई भी हथियार बनाया है, तो उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर इंडिया के साथ कोई करेगा नहीं या किसी और के साथ नहीं करेगा। और वहीं पर क्या है, सीटीबीटी का मतलब ये है कि सिवाय 5 कंट्रीज के, सिवाय 5 पावरफुल कंट्रीज के, कोई और जो है वो क्या कर सकता है, कोई और जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को होल्ड नहीं कर सकता है। हालांकि हमने इसका विरोध करते हुए ही सही, लेकिन 80 के दशक में आपने देखा होगा कि पोखरण का टेस्ट होता है, और 90 के दशक में भी एक बार पोखरण का टेस्ट होता है, और हम सक्सेसफुली अपनी टेक्नोलॉजी खुद ही जो है
डेवलप कर लेते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मायने में, है ना। और न्यूक्लियर हथियार हमारे पास है आज के समय में। जब आप उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे, सीपरी की जो रिपोर्ट आई थी, कभी चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आर्म्स एंड एम्युनिशंस के बारे में सभी देश के इंपॉर्टेंट देशों के रिपोर्ट में बताया जाता है कि इनके पास कितना हथियार है, कितने सबमरीन्स हैं, कितने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, है ना। इन सारी चीजों को सीपरी की रिपोर्ट में निकाली जाती है। तो मैं उस एग्जाम के पहले उसके एक बार डिस्कस जरूर करूंगा आपसे, तो उसमें आप अपडेट ले लेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जानिए, ये 19 आपका 68 का नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है, और सीटीबीटी जो है आपका, वो 1997 का एक ट्रीटी है, जो इंडिया ने डिनाई कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम भी अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे और रखेंगे भी। आपको जो उखाड़ना है, मतलब गलत चीजें नहीं कहेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम अपने देश को आगे ले जाएंगे हर टेक्नोलॉजी में, कि कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। कि आपने कहा है कि ये चीज नहीं ठीक है, तो हम ऐसा मान लें। जब पाकिस्तान नहीं मान रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है आज के समय में, तो हम कौन होते हैं मानने वाले हैं। हमारे पास तो फिर भी काफी ज्यादा चीजें हैं, अम्यूनिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं। तो एनपीटी और सीटीबीटी जो है, इसका हमने विरोध किया और इसको हमने अप्लाई नहीं किया, यानी अमल में नहीं लिया। अगली चीज है गुजराल डॉक्ट्राइन। अब चलिए जल्दी से इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर हम गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे इंदर कुमार गुजराल, जिनके नाम पे ये डॉक्ट्रिन या फिर प्रिंसिपल्स के एवोल्यूशन हुआ है, इंदर कुमार गुजराल उस टाइम के 1996 की बात हो रही है ये। और एक चीज और, यहाँ पे 96 होगा, 1996 का ही ये भी डॉक्ट्रिन होता है। इस दौरान इंदर कुमार गुजराल जो है, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, सॉरी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप इन्हें कह सकते हैं। उस टाइम के प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा हुआ करते थे, उनके सरकार में ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। इन्होंने क्या चीज एनालाइज किया, इन्होंने ये एनालाइज किया कि देखिए, भारत के दो हॉस्टाइल नेबर्स हैं। हॉस्टाइल यानी कि ऐसे नेबर्स हैं जिनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अटैक भी कर सकते हैं। कभी जब इनके पक्ष में अगर हवा नहीं चल रही है, तो उस टाइम शांत रहेंगे, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो ये आक्रमण कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, ये अपने आसपास के छोटे मोटे देशों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। जो कि आज के समय में हम देख भी रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है, और चाइना तो हर किसी को अपने कब्जे में लेने के और डेप ट्रैप पॉलिसी में फंसाने की प्रयास में लगा ही रहता है। तो इंदर कुमार गुजराल ने ये डॉक्ट्रिन रखा कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जो अपने आसपास के, जैसे मालदीव्स हो गया, जिसका अभी मुद्दा चल रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि मालदीव्स का फॉरेन रिलेशन से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मालदीव्स हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, फिर आपका इधर बांग्लादेश हो गया, है ना। उसके बाद म्यांमार हो गया। ऐसे जो छोटे कंट्रीज हैं, जो जस्ट हमारे नियरेस्ट क्लोजेस्ट नेबर में आते हैं, इन छोटे कंट्रीज को हमें यूनिलेटरल कंसेशन देने होंगे। एक सीधी बात में, आपको गिफ्ट के माध्यम से इन्हें अपने फेवर में रखना होगा। जैसे बच्चों को होता नहीं है, कोई बड़ा है घर में आता है, कोई रिश्तेदार आता है, तो बच्चों को अपने फेवर में लेने के लिए क्या कर सकता है। यानी आप सबसे अगर बच्चे घर में डरते होंगे, तो आप उनको अपने पास बुलाने के लिए क्या करते हैं, टॉफी दिखाते हैं ना, कि बेटा ये लो टॉफी, ये चॉकलेट खा लो। तो बस उसी माध्यम से इंडिया को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि समय समय पर नेपाल हो गया, बांग्लादेश, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, इन छोटे छोटे देशों को पाकिस्तान और चाइना की जद में आने से बचाने के लिए और अपने फेवर में रखने के लिए, है ना, अपने प्रति इनका दुरुपयोग ना किया जा सके, उसके लिए इनको यूनिलेटरल कंसेशंस देने होंगे। इनको एक बड़े भाई की तरह हर संभव मदद पहुंचानी होती है। ठीक है। ऐसा विचारधारणा गुजराल डॉक्ट्रिन के माध्यम से इंदर कुमार गुजराल ने रखा। काफी ज्यादा सपोर्ट हुआ इसका। आज भी हम देखते हैं कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, आप बजट कभी देखिएगा भारत का, तो 2 से लेकर 3-4 करोड़ तक की धनराशि हर साल पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि नेपाल में है, वहां पर दी जाती है एज ए गिफ्ट, कि आप उसको रिस्टोर करिए, अपना जो भी वहां का पिलग्रिमेज साइट है वो, उसको आप मेंटेन किए रहिए। ठीक है। तो ये फ्रेंडली रिलेशन को ही तो दर्शा रहा है, चॉकलेट देना ही तो है। अभी बीच में चेतक, सॉरी, कुछ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो है, वो भी नेपाल को दिया गया इंडिया के द्वारा, मोदी जी गए थे खुद। ठीक उसी प्रकार से मालदीव्स को हर प्रकार का रिलीफ असिस्टेंट जो है, वो भी दिया जाता रहा है हमेशा से। वो अलग बात है, ये मुइज़्ज़ो जो है,
सॉरी, ऐसे लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आप देखिए कि उसके विरोध में उसके जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो खुद ही उसका विरोध कर रहे हैं कि इंडिया को आप भला बुरा मत कहिए। इंडिया ने हमारे यहाँ जब भी कोई मुसीबत आई है तो हमेशा पहला हमारा नेबर ऐसा ही है इंडिया, जिसने हमेशा साथ दिया है। लेकिन ये मुइजू जो है, इनको हमें छलांग मार के यानी हमें पार करके बाईपास करके और चाइना की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो खैर ये है पॉलिसी। फिर भी हम मालदीव को सारा असिस्टेंट देते रहे हैं। वहां पर जो सैनिक हैं वो बेसिकली इसीलिए तो रखे गए हैं वहां पर, क्योंकि जो हमने उनको जहाज दिए हैं, पेट्रोलिंग के लिए जो जहाज दिए हैं, जो और अम्यूनिटीज दी हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए वो सैनिक जो हैं, 60-70 सैनिक हैं मालदीव में इंडिया के, जो उनको मदद करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसका जो टेक्निकल काम होता है वो सारा हैंडल करते हैं। उनको और भी कोई असिस्टेंट चाहिए होती है तो अपने माध्यम से इंडिया तक कन्वे करके और पहुंचाते हैं उस चीज को। लेकिन फिर भी उन्हें वो मदद भी रास नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि चाइना के द्वारा वो मैनिपुलेटेड बिहेवियर दिखा रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को ये दिखा रहे हैं कि चाइना ने कहीं ना कहीं उन्हें लॉलीपॉप पकड़ा दिया है बहुत अच्छे से, इसीलिए शायद चाइना घूमने भी गए थे वो। तो गुजरात डॉक्ट्रिन में यही चीज है। जैसे भूटान है, वहां पर कई सारे हाइडल प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हम कर रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंट के माध्यम से उनका स्टार्ट हो रहा है, जिससे हम बिजली खरीदेंगे तो उनका भी घर चलेगा, या फिर यूं कहें कि उनकी भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही नेपाल में अभी बड़े हाइड्रोल प्रोजेक्ट्स का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, दो बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसके माध्यम से इंडिया ने ये कहा है कि अगले 8-10 साल तक हम आपसे 10,000 में गीगावाट बिजली तक हम खरीदेंगे। ऐसा कुछ है डेटा, मैं बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन आप इतना जानिए कि यूनिलेटरल कंसेशंस पे गुजरात डॉक्ट्रिन ने जोर दिया था। अगला क्या डॉक्ट्रिन है अपना? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का समर्थन करते हैं। यानी मान लीजिए किसी समय ऐसा होता है कि पाकिस्तान के द्वारा अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है, तो उस केस में इंडिया एक ऐसा देश है, पहली बात, दो शर्तें हैं। हम ऐसे देश पे हमला न्यूक्लियर का नहीं करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना हो, न्यूक्लियर हथियार ना हो। और साथ ही साथ अगर किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया न्यूक्लियर वेपन से, तो जो अगला आक्रमण होगा हमारा, ये खुली धमकी है बाकियों के लिए। जो अगला आक्रमण हमारा होगा वो ऐसा भयावह होगा कि शायद वो देश फिर कभी उठ ना पाए। यानी हम खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कहा तो ऐसा झापड़ मारेंगे कि उसके बाद फिर वो शायद उठने की स्थिति में ना हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान आसपास की पड़ोस की कंट्रीज को रखना चाहिए कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या कहती है। दूसरी चीज ये है, देखिए, जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज को हैंडल करते हैं, इसमें जो चेयरमैन होता है, जो न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करते हैं, उसमें एक कमेटी बनाई जाती है। उसका जो चेयरमैन होता है वो तो प्रधानमंत्री है अपना। उसका जो अपना जो कमेटी है, कमेटी यानी कि एक आयोग होता है बेसिकली। इसमें दो भाग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है और एक आपका पॉलिटिकल काउंसिल होता है। तो पॉलिटिकल काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो उसका हेड आपका चेयरमैन होता है, पीएम। और वहीं पे एग्जीक्यूटिव यानी कि जो उसको कार्य करने के लिए बनाया गया है जो काउंसिल, उसका हेड होता है आपका एनएसए, जो कि प्रेजेंट में अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं? जो पॉलिटिकल काउंसिल आदेश देता है कि पाकिस्तान पे बम फोड़ दो, तो फिर इसको काम करने का यानी अंजाम तक पहुंचाने का कार्य एनएसए का ही होता है। तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो गई, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अगला हम डिस्कस करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इनिशियली इसकी स्टार्टिंग होती है 1992 में, जब आप देखते होंगे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी उसी दौरान जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उन दोनों को प्राप्त हुआ था। उसी दौरान 1992 में, एक साल पहले ही, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आती है। किस नाम से? लुक ईस्ट पॉलिसी। इनिशियली इसका नाम जो है लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था, जो कि 2014 में एक समिट के दौरान जो है, इंडो आसियान समिट के दौरान, मोदी जी के द्वारा 2014 में इसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी रख दिया गया था। क्योंकि भाई हमें सिर्फ पूर्वोत्तर के जो देश हैं उन पर केवल आपको नजर थोड़ी ना बनाए रखनी है, काम भी करना है। क्यों? इसका मेन उद्देश्य क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का? इसका मेन उद्देश्य ही ये है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और प्लस अदर जो छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के देश हैं, कंट्री सॉरी स्टेट्स हैं, उनका विकास आसियान देशों के साथ साथ कलेक्टिवली हो सके।
हम सभी को पता है कि आसियान जो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है, सुमात्रा, फिर आपका ये म्यांमार हो गया। ये कहीं ना कहीं एक गुड पेस में, गुड स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, है ना। कोरिया हो गया। तो इन चीजों को, अभी देखिए, एक करंट का सवाल आपका यहाँ से भी बन सकता है कि आसियान जो 10 देशों का समूह हुआ करता था, उसमें एक लेटेस्ट एक कंट्री ने ऐड करके इसे 11 देशों का समूह बना दिया है। तो उसके बारे में भी विचार करिएगा, उसको खोजिएगा। मैं बता तो देता हूँ, ईस्ट तैमूर नाम से, तैमूर नाम है उसका। तो वो 11वां देश बना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है, स्पेशल इम्फेसिस कहाँ पर है? स्पेशल इम्फेसिस यहाँ पर है कि नॉर्थ ईस्ट और साथ में बड़े राज्य में, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, इनका विकास आसियान के साथ ही कलेक्टिव तौर पे हो सके, ताकि ये कल्चरली और स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए मजबूत हो सके। क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी हमारी जो हो चुकी है, वो आज के समय में नॉर्थ ईस्ट हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के लोगों में भी ये भावना रहती है हमेशा कि हमें जो है नेपाली या चाइनीज समझा जाता है, हमें इंडिया के लोग मेन स्ट्रीम में नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीट करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई एलियन हो हम। ठीक है, उनकी हमेशा से कंप्लेन रहती है, लोकल मीडिया वहां का हमेशा आवाज उठाती रहती है। तो आप भी कोशिश करिए कि आपके यहाँ के जो लोग आते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या नेपाल से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव या किसी भी प्रकार से बोल चाल के उनका दुर्व्यवहार मत किया करिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आप दुर्व्यवहार तो एक पे करते हैं, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं अपने साथ 20 लोगों को इफेक्ट करता है, और इंडिया के बारे में आप गलत इमेज दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ठीक ऐसे ही भारत में आने वाले कोई भी फॉरेन, कोई भी टूरिस्ट आता है या कोई भी जीवन यापन के लिए आता है, तो उसका दुर्व्यवहार मत किया करिए। कोई भी आपसे कहीं भी मिले, जितना हो सके उतना सम्मान दीजिए, जब तक वो खुद सम्मान एक्सेप्ट कर रहा है। जब वो खुद उद्दंडता पे अगर आ जाता है, तो फिर उसका तो उपचार पुलिस कर ही देगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 में मोदी जी नाम रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साथ में अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए। ठीक है। कनेक्ट एशिया पॉलिसी। कनेक्ट एशिया पॉलिसी, यहाँ पर एशिया नहीं होगा, सेंट्रल एशिया आप कह सकते हैं। क्योंकि जो सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और साथ में तजिकिस्तान, ये जो 5 देश हैं, वैसे तो ये बंजर भूमि है ना। आप देखेंगे जब सेंट्रल एशिया को मैप पर, तो कहीं ना कहीं बीहड़ है, कोल्ड डेजर्ट टाइप का है, ठंडी बहुत होती है, क्लियर स्काई होती है, जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि वो हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है, वो उसी पर डिपेंड करते हैं, उसी पे पड़ते हैं ये सारे देश। तो कहीं ना कहीं वहां पर कोल्ड डेजर्ट की स्थिति होती है, जैसे लद्दाख में। लेकिन फिर भी वहां पर जो ऐसी जगहें होती हैं जिनका ज्योग्राफिकल कंडीशन इस प्रकार से होता है, उनमें मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है उस जगह की। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया वहां पर कई सारे एक्सप्लोरेशन को अंजाम दे रहा है। ओएनजीसी विदेश वहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है तेल और खनिज के मामले में। इंडियन सरकार वहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज वगैरह बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, लोगों को जितना हो सकता है कल्चरली और स्ट्रेटेजिकली बांधने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से आप देखते हैं, ये सरकार का ही एफर्ट है सेंट्रल एशिया पॉलिसी के माध्यम से, कि जो अफगानिस्तान के लोग जो है इतना अच्छी नजर से भारत को आजकल देख रहे हैं। जो एक समय पे तालिबान का गढ़ हुआ करता था, कई सारे आतंकवादी हमले जिन्होंने पूरे देश विदेश में किए हैं, आज वो इंडिया को कहीं ना कहीं अपना दोस्त मानते हैं। तो वो इसका यही कारण है, क्योंकि सेंट्रल एशिया पॉलिसी के माध्यम से हम उन्हें जितना हो सकता है फील गुड कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर तो ये मोटी मोटा मैंने पॉलिसीज के बारे में लिख दिया है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे इंडो पैसिफिक में या फिर अरेबियन सी में जो आने वाले जहाज हैं, यानी ट्रेड जो है, लगभग 12 से 15% का ट्रेड अरेबियन सी के माध्यम से होता है, ग्लोबल ट्रेड, शिप्स के माध्यम से, मर्चेंट शिप्स जो होती हैं उनके माध्यम से। उस पे उसको प्रोटेक्शन देने का काम जो है कौन करता है? इंडियन ओशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, IOARC के नाम से आप देख सकते हैं, एक संगठन बना हुआ है, जिसमें सबसे लेटेस्ट मेंबर इंडिया के द्वारा ही फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया ही फाउंडिंग मेंबर है उसका। लेकिन लेटेस्ट में फ्रांस ने भी उसे ज्वाइन किया है, ताकि अरेबियन ओशियन में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके आने वाले अदर देश के जहाजों पर। तो ये जो एसोसिएशन है, फिर G77 का भी बना था, सार्क जो 1985 में बना, बिस्टेक, पहले बिस्टेक हुआ करता था, लेकिन बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान के मिल जाने से बिम्स्टेक हो जाता है।
जो कि 1990 के दशक में बनता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा। ये जो संगठन बनाया गया तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की ही मदद से बनाया गया। ऐसे बहुत सारे साउथ एशियन जो प्रयास हैं वो इंडिया के माध्यम से किए जा रहे हैं ग्लोबल स्तर पर छोटे मोटे हर देश को बांधने के लिए। जैसे अभी हाल ही में G20 में की समिट में ग्लोबल साउथ की धारणा मोदी जी के द्वारा रखी गई। ग्लोबल साउथ क्या है? ब्राजील यानी नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और साथ में एशियन कॉन्टिनेंट्स को एक साथ देखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी साउथ में पड़ने वाले हर कंट्री कॉन्टिनेंट को एक रूप में देखने का प्रयास जो किया जा रहा है। तो ये ग्लोबल साउथ का जो प्रचार प्रसार है, इस तरह से वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कई सारे ऐसे संगठन और इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जैसे साउथ एशियन कंट्रीज ने इंडिया को बिम्स्टेक की स्थापना के बाद, बिम्स्टेक का एक और नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, उसके बाद जो है इंडिया को बिग ब्रदर का यानी बड़े भाई का नाम का उपाधि प्रदान किया था। तो ये कुछ सम्मानित चीजें हैं जो इंडिया जो है इतने अच्छी अच्छी पॉलिसीज को फॉलो करता है। इसीलिए आप आज तक देखे होंगे कि कभी इंडिया सरकार के द्वारा कभी दूसरे देश पर कोई आक्रमण या अधिक्रमण नहीं किया जाता है। हम लोग जो है शांति से जियो और जीने दो वाली पॉलिसी में विश्वास रखने वाले लोग हैं। वर्ल्ड पीस में हम विश्वास रखते हैं और ऐसे 9 प्रिंसिपल पर हम विश्वास रखते हैं। और उसके माध्यम से इतनी सारी लगभग पॉलिसीज जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके नजर में देखने को मिलती हैं। यानी कि हम किसी का नुकसान करते नहीं और अगर कोई करे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज नहीं अगर कर सकते तो जिस दिन ताकतवर होंगे उस दिन करेंगे। ये चीज हमारी पद्धति रही है, आज से नहीं हमेशा से रही है। चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो भी ऐसा ही रहा है कुछ हिसाब किताब। तो ये चीज हमारा हिसाब किताब रहा है फॉरेन पॉलिसीज के माध्यम से। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स में कई सारे लोग, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी अगली इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे और साथ ही साथ मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है इससे। वैसे आप सभी का 205 लोगों का प्यार जो मिला है मुझे, ये है तो बहुत छोटा चीज, लेकिन मेरे लिए काफी बड़ी चीज हो जाती है कि इतने लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। आप में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी किया करिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगना है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मनोबल उससे ऊंचा होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। बाकी आरओ यारो के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने छांट के रखा है, वो आपसे डिस्कस करूंगा। उसके पहले आरओ आरओ के एग्जाम के पहले ही उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे ताकि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो आपके दिमाग में रहें। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।